करीब 2.5 दशक तक बिहार की राजनीति की धूरी और 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ चले हैं। उनके नामांकन के साथ ही ये साफ हो गया है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जो पहली बार भाजपा के कोटे से होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से विजय कुमार सिन्हा तक को प्रमोट किए जाने या फिर किसी छुपे रुस्तम को मौका मिलने की अटकलें चल रही है। चर्चा ये भी है कि भाजपा बिहार में नीतीश के बदले अपने नीतीश को भी सीएम बना सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो बिहार की राजनीति में 21 सालों के बाद सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। तकरीबन 21 साल बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बाद जदयू में सियासी उथल पुथल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद सत्ता के समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश कुमार के इस फैसले ने नए नेतृत्व की चर्चा को तेज कर डाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में नई भूमिका क्या होगी। सूत्रों का कहना है कि नए सीएम की रेस में 6 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तो कौन है ये नाम, आइए जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है नित्यानंद राय का। इस बार लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय ने अपनी सीट बरकरार रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनाई। 1966 में जन्मे नित्यानंद राय लोकसभा पहुंचने से पहले बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। साल 2000 से लेकर सांसद चुने जाने तक वे लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते रहे हैं। उन्होंने बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। इसी भरोसे के तहत उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसा अहम पद भी मिला है। बतौर सीएम केंद्रीय नेतृत्व की भी वो पसंद हो सकते हैं। उन्हें सरकार और संगठन का लंबा अनुभव है। इससे पहले बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नित्यानंद राय ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव समाज से हैं और पिछले 6 वर्षों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर भाजपा किसी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से लालू यादव और तेजस्वी यादव दबदबा जो है 1990 के बाद से ही बना रखा है। ऐसे में भाजपा अगर यादव समुदाय से मुख्यमंत्री बनाती है तो ये विपक्ष के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी हो सकती है। दूसरा नाम आता है सम्राट चौधरी का। ओबीसी समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण के लिहाज से उन्हें मजबूत चेहरा माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि उनकी केंद्रीय नेतृत्व से अच्छी तालमेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं, यानी कोयरी समाज से। नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लव कुश कहा जाता है। राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% है। इसमें कोयरी 4.21%, कुर्मी 2.87% हैं। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास जा सकता है। तो पिछले कुछ वर्षों में सम्राट चौधरी ने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पिछले 2 सालों में सम्राट ने नीतीश कुमार के साथ सरकार में काम करने का अनुभव भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है। बीजेपी बिहार में ओबीसी को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को लगातार साधने का प्रयास भी कर रही है और इस समीकरण में सम्राट बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है।
इसके साथ ही सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक शैली। बीजेपी के भीतर ये एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब नीतीश कुमार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष थे तब उन पर उतना ही तीखा हमला बोला जितना एग्रेसिवली ये लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव पर अटैक करते हैं। ये बीजेपी की राजनीतिक शैली के लिए फिट हैं। सम्राट के अलावा फिलहाल बिहार में कोई ऐसे नेता नहीं है जो लालू और नीतीश दोनों पर आक्रामक रुख रखते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भी है उनका दूसरी पार्टी से बीजेपी में आना। सम्राट बीजेपी में आने से पहले राजद और जदयू में थे। ऐसे में पुराने भाजपाई उनका विरोध करते हैं। जब वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें आयातीत भाजपाई बताया था। हालांकि असम समेत कई राज्यों में बीजेपी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को शीर्ष पद दे चुकी है। तीसरा नाम आता है डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल सच में बिहार के सीएम की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें टॉप फ्रंट रनर नहीं बल्कि संभावित दावेदार कहा जा रहा है। दिलीप जायसवाल क्यों चर्चा में हैं? वे बिहार बीजेपी के बड़े संगठनात्मक नेता माने जाते हैं। लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष लगभग 22 साल रह चुके हैं। अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। साफ सुथरी और पढ़े लिखे नेता की छवि बताई जाती है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ओबीसी यानी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दांव लगाना चाहती है तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकते हैं। तो दिलीप जायसवाल जो है कलवार यानी जायसवाल समुदाय से हैं। बीजेपी अगर ओबीसी चेहरा देना चाहे तो उनका नाम काम आ सकता है। अगर बीजेपी को कम विवाद वाला उम्मीदवार चाहिए तो उनका नाम अचानक आगे आ सकता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, वो है जनाधार। सम्राट चौधरी जितना तो नहीं है, अभी तक बड़ी राज्य स्तरीय चुनावी लड़ाई का चेहरा भी नहीं बने हैं। मीडिया और कार्यकर्ताओं में उनका नाम उतना मजबूत नहीं चलता है। हालांकि दिलीप जायसवाल सीमांचल के किशनगंज क्षेत्र से उनका मजबूत राजनीतिक आधार है। पार्टी के अंदर उन्हें सौम्य और संतुलित स्वभाव का नेता माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर किशनगंज जब भी आते हैं तो अक्सर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में ही ठहरते हैं। इससे उनकी केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी का अनुमान लगाया जा सकता है। बीजेपी बिहार में कभी कभी अचानक सरप्राइज सीएम भी बना देती है, जैसे कई राज्यों में ऐसा हुआ भी है। इसलिए आखिरी समय में विजय कुमार सिन्हा या कोई नया नाम भी सुनने को आपको मिल सकता है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी की तरह ही विजय सिन्हा भी मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत है संघ का भरोसा। इन्हें संघ का भरोसेमंद नेता माना जाता है। इन्होंने संघ के रास्ते बीजेपी की राजनीति में एंट्री की है और मूल भाजपाई हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। विजय सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस दौरान वे नीतीश सरकार में मंत्री से लेकर स्पीकर की भूमिका में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। नीतीश ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तब विधानसभा में इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इसके बाद 2 बार से लगातार ये भी डिप्टी सीएम के पद पर हैं। सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। लेकिन विजय सिन्हा के खिलाफ सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है कि ये फॉरवर्ड समाज से आते हैं। उनकी जाति भूमिहार है। इनकी आबादी बिहार में फिलहाल 2.87% है। बिहार की राजनीति बीते 35 सालों से पिछड़े की है। ऐसे में भाजपा ये रिस्क लेना चाहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में प्रयोग सफल भी रहा है। बीजेपी दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाती रही है। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी पहली बार जब बिहार में अपना सीएम बनाएगी तो यहां भी चौंका सकती है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि किसी ईबीसी चेहरे को बतौर सीएम बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। ऐसी चर्चा है कि ईबीसी के कुछ विधायक से अमित शाह ने पटना दौरे के दौरान मीटिंग भी की है। तो सीएम की रेस में संजीव चौरसिया का भी नाम सामने आ रहा है। पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के तहत आने वाली तमोली जाति से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। संजीव चौरसिया लंबे समय से विधायक रहने के कारण जो है उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी हासिल है। संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। हालांकि संजीव चौरसिया को अभी
डार्क हॉर्स या सरप्राइज कैंडिडेट माना जा रहा है। संजीव चौरसिया ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा वोट बैंक तो है। संगठन में पकड़ और सामाजिक समीकरण के कारण उनका नाम भी संभावित चेहरों में लिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वे अभी राज्य स्तर के बड़े चेहरे नहीं हैं। पार्टी में उनसे ज्यादा अनुभवी नेता मौजूद हैं, जैसे सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा। ये सभी नाम हैं जो ज्यादा अनुभवी हैं। तो सीधी बात है, यानी राजनीतिक गणित है। बिहार में ओबीसी प्लस ईबीसी 65% वोट है, सवर्ण 15% के आसपास वोट है। इसलिए बीजेपी की रणनीति हो सकती है कि सीएम का चेहरा ओबीसी ही रहे और डिप्टी सीएम में भूमिहार या ब्राह्मण को भी मौका दिया जा सकता है। एक और नाम बीजेपी की तरफ से सीएम की रेस में है, वो नाम है जनक राम का। बिहार में भाजपा का दलित चेहरा है। वो खान एवं भूतत्व और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके हैं। गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक राम वर्तमान में एमएलसी हैं। उन्हें संगठन का व्यक्ति माना जाता है। वो रविदास समुदाय से आते हैं और लो प्रोफाइल रहते हैं। उन्होंने भाजपा में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जमीनी स्तर से की थी। तो बीजेपी कभी ओवर एम्बिशियस या बहुत बड़े चेहरे वाले नेता को सीएम नहीं बनाती है, इसलिए जनक राम जैसे नाम रेस में आते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या वाकई संभावना? जनक राम का स्टाइल लो प्रोफाइल है। वे ज़्यादा मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन पार्टी लाइन पर चलते हैं। बीजेपी में वे दलित संतुलन के लिए उपयोगी माने जाते हैं, खासकर जब जीतन राम मांझी या चिराग पासवान जैसे अन्य दलित नेता अलग रास्ते पर हों। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के साथ एनडीए में सीएम पद बीजेपी की ओर शिफ्ट होने की अटकलें तेज हैं। एनडीए की विधानसभा में मजबूत बहुमत 202 प्लस सीटें हैं, इसलिए फैसला आसान है। बीजेपी की रणनीति पार्टी ओवर एम्बिशियस जैसे सम्राट चौधरी या अन्य बड़े चेहरे को सीएम नहीं बनाती है, क्योंकि वे बाद में चैलेंज भी दे सकते हैं। इसलिए जनक राम जैसे भरोसेमंद दलित चेहरे सुरक्षित विकल्प लगते हैं। जातीय संतुलन बिहार में दलित वोट महत्वपूर्ण है। जनक राम एससी एसटी वेलफेयर मंत्री रह चुके हैं, इसलिए दलित समाज में स्वीकार्यता है। संभावित चुनौतियां क्या है? जनक राम एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य। संविधान के अनुसार मंत्री या सीएम बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा सदस्य बनना होगा, उपचुनाव या अन्य तरीके से। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का पहला दलित सीएम बिहार में आ सकता है। लेकिन ध्यान दें, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जनक राम का नाम सिर्फ अटकलों और विश्लेषकों की चर्चा में है। बीजेपी ने सीएम चेहरा तय करने की कोई बात नहीं की है अभी तक। इसमें पटना साहिब से विधायक रत्नेश कुशवाहा का, दरअसल रत्नेश कुशवाहा जाति से आते हैं और पहली बार विधायक बने हैं। ऐसे में भाजपा की नजर उन पर भी है। बताते चलें कि भाजपा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जब से पीएम मोदी और अमित शाह ने भाजपा की कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसे 3 नेता भी हुए हैं जो विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। मोदी बीजेपी के इकलौते नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी भी न तो विधायक थे और न ही सांसद। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उपचुनाव में विधायक भी बने, वो भी पहली बार। जब नरेंद्र मोदी का युग आया तो उन्होंने कई ऐसे नेताओं को विधायक और सांसद बनाया जिनकी कल्पना वे खुद कभी नहीं किए थे। ऐसा ही उदाहरण उन्होंने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर पेश किया है। जो भजन लाल विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ टिकट की आस लगाए बैठे थे, वही राज्य के मुख्यमंत्री बन बैठे, वो भी ऐसे समय में जब राजस्थान में बीजेपी के कई बड़े सीनियर नेताओं की फौज थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई सीनियर नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे। वसुंधरा तो राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और राजस्थान की राजनीति में उनका काफ़ी दबदबा भी है। चुनाव में वो जीत कर भी आई, लेकिन जब विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो वसुंधरा ही नहीं, भजन लाल भी चौंक गए थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुनकर सदन पहुंचे थे। वो संगठन के काम में काफ़ी एक्टिव रहते थे। पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं के होते हुए भी भजन लाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे। नरेंद्र मोदी और भजन लाल की कतार में अब रेखा गुप्ता भी शामिल हो गई हैं, जो पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता पहले नगर निगम की राजनीति में सक्रिय थी, वो मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता को ऐसे समय में बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाया गया जब दिल्ली में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज
मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार थे। बीजेपी ने 2014 में भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार किसी नए विधायक पर दांव लगाया था। राज्य की राजनीति में एक अनजान चेहरा खट्टर को शीर्ष पद सौंपे जाने से सभी हैरान थे। खट्टर 4 दशकों से आरएसएस और 20 वर्षों से बीजेपी से जुड़े थे। हरियाणा में बीजेपी के संगठन सचिव के रूप में उन्होंने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 2021 में भी बीजेपी ने यह साहसिक कदम उठाते हुए गुजरात में विजय रूपानी मंत्रिमंडल के सभी 22 मंत्रियों को बदल दिया। रूपानी के अचानक इस्तीफे के साथ शुरू हुए इस बदलाव ने राज्य के लिए काफी हलचल मचा दी। और भी आश्चर्यजनक था, पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना। बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए भूपेंद्र पटेल नगर पालिका स्तर से राज्य की राजनीति में आगे बढ़े। तो मुख्यमंत्री चुनने के मामले में बीजेपी का तरीका सिर्फ विधायकों तक ही सीमित नहीं है। पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को चुना। मुख्यमंत्रियों के चयन के मामले में बीजेपी की रणनीति हर राज्य में एक जैसी रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, इन सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी में अपेक्षाकृत अनजान चेहरे थे जब तक उन्हें राज्य का नेतृत्व करने के लिए नहीं चुना गया। इन राज्यों में दिग्गज नेता शीर्ष पद की दौड़ हार गए। ये बीजेपी को ये संदेश देने में भी मदद करता है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला एक जमीनी स्तर का नेता भी चुनावी राजनीति के शीर्ष पर पहुंच सकता है। रत्नेश कुशवाहा कुम्हरार विधानसभा के मुसल्लपुर इलाके के रहने वाले हैं। सुशील मोदी के काफी करीबी रह चुके हैं। अभी पटना हाईकोर्ट में वकील हैं। करीब 40 वर्ष के युवा रत्नेश कुशवाहा शुरुआती दौर से ही संघ से जुड़े रहे हैं। पटना कॉलेज के छात्र रहते हुए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। इसके बाद लगातार छोटे कार्यकर्ता के रूप में वो बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। बताया जाता है कि पार्टी में रत्नेश कुशवाहा का कद पार्टी में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सुशील मोदी अपने सारे काम इनसे करवाते थे क्योंकि रत्नेश कुशवाहा को कानून की अच्छी जानकारी शुरुआती दौर से ही थी। तो ऐसे में रत्नेश कुशवाहा को भी सीएम बनाया जा सकता है लव कुश समीकरण को साधने के लिए। हालांकि रत्नेश कुशवाहा ने सीएम पद की रेस में अपने नाम को लेकर सीधे नकार दिया है। इन सभी नामों के बीच भाजपा की तरफ से एक महिला उम्मीदवार का सीएम के तौर पर नाम भी सामने आ रहा है, जो नाम है राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का। दरअसल भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का वोट बैंक और जो वोट का आधार महिला थी, वो वोट बैंक कहीं छिटक जाए। इसलिए महिलाओं को साधने के लिए और महिलाओं का वोट पाने के लिए, यानी आधी आबादी का वोट पाने के लिए किसी महिला कैंडिडेट को सीएम के तौर पर भाजपा बिहार में प्रोजेक्ट कर सकती है और वो नाम धर्मशीला गुप्ता का आ रहा है। दरअसल धर्मशीला गुप्ता जो हैं वो एक महिला हैं और भाजपा जो है हमेशा से चौंकाने वाला नाम सामने लाती रही है। हम मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें या अन्य राज्य देख लें, वहां पर भी जो है भाजपा ने ये दांव खेला है और बिहार में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धर्मशीला गुप्ता को जो है भाजपा सीएम के चेहरे के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट कर सकती है। तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बीजेपी अगर चलना चाहे तो सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि यूजीसी के कारण केंद्र सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में सवर्णों को साधने के लिए भी भाजपा बिहार में किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो अभी जो चर्चा चल रही है उसके हिसाब से बीजेपी का झुकाव सीधे भूमिहार ब्राह्मण चेहरे की तरफ कम दिखाई दे रहा है। पार्टी ज्यादा संभावना ओबीसी या ईबीसी चेहरे पर दांव लगाने की बता रही है ताकि बिहार के बड़े वोट ब्लॉक को साधा जा सके। अगर फिर भी बीजेपी सवर्ण चेहरा लाना चाहे तो संभावित नाम जो है वो विजय कुमार सिन्हा का है। अगर पार्टी को लगे कि यूजीसी या सवर्ण नाराजगी को शांत करना है तब विजय सिन्हा का नाम चर्चा में आ सकता है, लेकिन ऐसा भाजपा करेगी ये कम ही उम्मीद है। इस बीच सूत्रों के हवाले से राज्य में नई सरकार का खाका भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का सीएम समेत
कुल 15 मंत्री हो सकते हैं। वहीं जदयू खेमे से 1 उप मुख्यमंत्री और 15 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद अब बीजेपी के खाते में जा सकता है। बीजेपी के अंदर कई नामों पर चर्चा है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआती दौर से बताते अभी आ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम सम्राट चौधरी का माना जा रहा है। तो फिलहाल सबकी नजर एनडीए की अंदरूनी बैठकों और आने वाले राजनीतिक फैसलों पर टिकी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए आखिर किस फॉर्मूले पर सहमति बनाता है और बिहार की कमान किस नेता के हाथ में जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर तस्वीर और साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उससे इतना तय माना जा रहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन भाजपा कोई नया नाम लेकर के चौंका भी सकती है। तो हमने 7 नाम आपके सामने गिनाए हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।